गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज बड़ी मजेदार सी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। नो डाउट आज की क्लास में हम लोगों को थोड़ा यूज करना होगा डिफरेंशिएशन को, इंटीग्रेशन को। तो एक बेसिक नॉलेज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को होनी चाहिए। और निश्चित रूप से अब जो ट्रेंड हम लोगों का चल रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज करके ही क्वेश्चंस के आंसर का चल रहा है। काफी कुछ आंसर्स हम लोगों को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की हेल्प से ही मिल पाते हैं। तो उस चीज की ऐसे मान लीजिए आज यहाँ से शुरुआत होने वाली है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कहीं किसी कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप उसको तुरंत क्वेरी रेज करेंगे और अपना डाउट क्लियर करेंगे। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास लेने के बाद जो हमारा डाउट सेशन का प्रोविजन है वो 1-to-1 है। 1-to-1 डाउट सेशन आप सेंटर पे आकर के ले सकते हैं या फिर आप लोग ऐप के थ्रू लाइव जाकर के ले सकते हैं। बस आपको एक मैसेज ड्रॉप करना होता है, एक व्हाट्सएप करना होता है और आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। जो भी आप चाहेंगे ऑलमोस्ट वही टाइम मिल जाएगा, लेकिन पहले आपको बताना होगा। तो आप 1-to-1 अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्लास के समय में तो क्वेरी रेज कर ही सकते हैं। डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस बच्चे के जितने ज्यादा डाउट्स आते हैं इसका मतलब वो उतनी ज्यादा अच्छे से तैयारी कर रहा है या उतना ज्यादा पढ़ रहा है। स्टूडेंट्स, टॉपिक है हम लोगों का वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट तो हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कांस्टेंट फोर्स की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आपको आ ही गया होगा। और मैं ब्रीफ कर देता हूँ क्या था। वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू एस कॉस थीटा था। इसमें हमारा जो फोर्स था वो कैसा था, कांस्टेंट था। लेकिन अब हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल फोर्स होगा डियर स्टूडेंट्स। मैं सबसे पहले वेरिएबल फोर्स को यहाँ एक डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास ये कोई एक बॉडी है। इस बॉडी पे आपने पहले 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर सपोज 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, सपोज आपने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। वेरिएबल फोर्स है, वैल्यू जो है वो चेंज होती चली जा रही है। इट मे बी डिक्रीजिंग हो, डजंट मैटर। इंक्रीजिंग फोर्स हो सकता है, डिक्रीजिंग फोर्स हो सकता है। अब इंक्रीजिंग फोर्स को लेकर के ये ग्राफिकल मेथड पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जरा देखेंगे। मान लीजिए x1 पोजीशन पे, सपोज ये इसका x1 पोजीशन था। यहां पे जो हमने फोर्स लगाना शुरू किया, सपोज वो हमारे पास 1 न्यूटन का था। तो 1 न्यूटन का फोर्स मैंने यहां लगाया। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा, इस पोजीशन पे गया, इस पे गया, इस पे गया, व्हाटएवर सो पोजीशंस पे गया। ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ले रखे हैं, जो भी आप छोटे से छोटे फ्रेगमेंट ले सकते हैं। फाइनली जब ये यहां पहुंच गई बॉडी, तो इसके ऊपर ये वाला फोर्स सपोज 4 न्यूटन का लगना शुरू हो गया। यहां पे जो पोजीशन है उस पोजीशन को x फाइनल कहा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम को और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर के कि इनिशियल पोजीशन पे फोर्स जो है वो ये है और फाइनल पोजीशन पे जो फोर्स है वो ये है। और यहां भी आपका वेरिएबल फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर मुझे वर्क डन निकालना हो तो इस ग्राफ की हेल्प से मैं समझ सकता हूं। सिंपल सा यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये जो भी मेरे पास एरिया आ रहा है, बिकॉज ऑफ मैं जानता हूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन यहाँ वर्क डन देता है और यहाँ ये दो कोऑर्डिनेट्स का मल्टीप्लीकेशन ये एरिया देता है। तो ये जो एरिया हम लोगों को मिल रहा है इरेगुलर शेप का, इसको हम रेगुलर शेप नहीं कह सकते या कोई डिफाइंड शेप नहीं कह सकते। तो ये एरिया जो है वो वर्क डन को देगा। अब इस एरिया को निकालने का तरीका बड़ा आसान सा है। मैं क्या करता हूं, इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देता हूं और स्मॉल स्ट्रिप्स का एरिया फाइंड आउट करता हूं और उन सारे के सारे एरिया को ऐड कर देता हूं। तो मुझे इस पूरे का एरिया फाइंड आउट होगा, पूरे का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा तो वर्क डन मुझे पता लग जाएगा। मैं पहले ही इसमें वेरिएबल फोर्स ले चुका हूं डियर स्टूडेंट्स। यहां मैंने दिखाया कि 1 न्यूटन है, यहाँ पे 4 न्यूटन है। तो वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन का कॉन्सेप्ट इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हम लोग यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसको अगर मैथमेटिकली मेरे को निकालना हो तो कैसे निकालना होगा, ये बात हम लोग समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रहे जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो नो डाउट हम लोगों को एरो लगा करके यहाँ पे क्वांटिटी बतानी चाहिए। इवन दैट यहाँ पे यूनिट भी लिखनी चाहिए।
जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मीटर लिख दिया और यहाँ पे हम लोगों ने न्यूटन लिख दिया, तब हमारा ग्राफ कंप्लीट होता है। अब जरा देखिए इस एरिया को जो निकालने का तरीका है, जैसा मैंने आप लोगों को अभी शेयर किया, स्ट्रिप्स में डिवाइड करके है, और उन स्ट्रिप्स को अगर मैं लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स तो सिंपल सा मैं लिख सकता हूं समेशन एफ डी एक्स। अगर आपने अभी फिगर देखी हो 2 मिनट पहले, तो उसमें क्या था, ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स की जो विड्थ थी उसको हमने dx ले रखा था या डेल्टा x ले रखा था। फोर्स इंटू dx, ये समेशन का साइन, मेरा dx कहां से शुरू हो रहा है, इनिशियल xi से शुरू हो रहा है या x1 से शुरू हो रहा है, समअप कहां हो रहा है, फाइनल पे शुरू हो रहा है, xf पे शुरू खत्म हो रहा है। तो मैंने इसको समेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब लिमिट टेंड्स टू 0, ये डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था कि जितनी पतली से पतली स्ट्रिप आप ले सकते हैं, यानी डेल्टा x जो है वो अप्रोच करे किसको, 0 को, यानी छोटे से छोटा होना चाहिए डेल्टा x। तो इस बात को हम लोगों ने यहाँ लिमिट के टर्म्स में लिख दिया डियर स्टूडेंट्स। तो ये समेशन वाला कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में, आई थिंक 9th में आपने स्टेट में पढ़ा होगा, 10th में स्टेट में पढ़ा होगा। अब अगर मान लीजिए ये सारी की सारी स्ट्रिप्स की विड्थ जो है वो आइडेंटिकल है, सेम है, तो मैं इस समेशन के साइन को इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है, बस इस समेशन के साइन को पकड़ के खींच दिया तो इंटीग्रेशन का साइन बन गया। इंटीग्रेशन का मतलब भी समेशन है आइडेंटिकल एलिमेंट्स का, लिमिट्स वही रहेंगी xi यानी x इनिशियल से लेकर के x फाइनल तक, फोर्स वही रहेगा, बस डेल्टा x को हमने यहाँ पे dx लिख दिया। डिरेक्शन इतना ध्यान रखिए, डेल्टा x और dx में सिर्फ इतना अंतर है कि डेल्टा x अगर मैं लिखता हूं तो यहां मेरे को टेंड्स टू 0 लिखना पड़ा है लिमिट को। अगर मैं डेल्टा x को dx में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये लिमिट लिखना फिर जरूरी नहीं होता। ये अंडरस्टूड है कि अगर dx है तो जितना छोटे से छोटा हो सकता है, जितना पॉसिबल है वही होगा। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था, सिंपल था। अब अगर मैं बात करना चाहूं इसके लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन की, तो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या कर्व, ये बात मैंने आपको बताई चुका हूं। अब कब हो रहा है ये, when the force varies both in magnitude and direction। फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना होगा, फोर्स को एज इट इज नहीं लेना होगा। फोर्स का फिर मैं वो कंपोनेंट लूंगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो फोर्स का वो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में f cos थीटा आ गया, जैसा हम लोग पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यही वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। लिमिट्स यहां सिर्फ x एक्सिस की बात कर रहे थे, एक ही डायरेक्शन थी, लेकिन अब s1 s2 जो है एक जनरल नोटेशन हो गया, जो मेरा पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक है या पोजीशन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक है। x पर्टिकुलरली एक डायमेंशन या एक कोऑर्डिनेट के लिए डिनोट करते हैं हम लोग, और s जो है वो जनरल नोटेशन है, उस पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, एट ए टाइम x y z हो सकते हैं, एट ए टाइम x y हो सकते हैं, एट ए टाइम y z हो सकते हैं। तो बच्चों सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का अंतर है, लेकिन मुझे ये बात सारी क्लियर होनी चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि मैं एक ही डेरिवेशन में कभी x लिख दूं कभी s लिख दूं, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको आगे देखूं तो f cos थीटा into ds, ये क्या बन गया, मेरा डॉट प्रोडक्ट बन गया। अगर मेरा डॉट प्रोडक्ट बन गया तो मैंने इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया। नो डाउट बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे मिलता है, बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मुझे मिलता है। अब इसके बेसिस पे निश्चित रूप से हम लोगों को कुछ काम और भी करने होंगे, जरा देखते हैं। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके बेसिस पे एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल अगर हमें आ गया तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन का या जो कॉन्सेप्ट हमने दिया है, डिलीवर किया है, वो समझ में आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए वो क्या कह रहा है, ए बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, उसने इनिशियल पोजीशन ए कह दी और फाइनल पोजीशन बी कह दी, अंडर एक्शन ऑफ ए फोर्स वेरिंग इन मैग्नीट्यूड एज शोन इन फिगर। यानी फोर्स जो है वो कैसा है, वेरिएबल है, फिगर में दिखा रखा है। ऑब्टेन द वर्क डन, वर्क डन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। फोर्स इज एक्सप्रेस इन न्यूटन, ये बात उसने बता दी, बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं बताता, साइलेंट रहता है, तब हम लोगों को एसआई सिस्टम की यूनिट को न्यूटन को ही कंसीडर करना है डियर स्टूडेंट्स। एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, अगेन
अगर उसने बता दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो आप अपने आप से मीटर इसको कंसीडर करोगे। डिस्टेंस डायग्राम दे रखा है तो क्वेश्चन मेरा कंपैरेटिवली और आसान हो जाता है। अब ये डायग्राम मेरा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में है, वेरिएबल फोर्स है, और नो डाउट यहां से हमें एक चीज सीखने के लिए और मिल रही है कि जो हमारा वेरिएबल फोर्स है वो देखिए पहले पॉजिटिव है, यहां तक हमारा पॉजिटिव रहता है, यहां पे जीरो हो गया, और फिर इसके बाद में नेगेटिव भी है। मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं, मान लीजिए कोई बॉडी है, पहले इसके ऊपर ये मैंने कांस्टेंट फोर्स लगाया, फिर मैंने फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी, और फिर मैं इस फोर्स की वैल्यू को, जब बॉडी मेरी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गई तो फिर मैंने इस फोर्स की वैल्यू को क्या करना शुरू किया, उसी डायरेक्शन में रिड्यूस करना शुरू किया, और रिड्यूस करते करते मैंने क्या किया, फोर्स की डायरेक्शन को अपोजिट भी कर दिया। तो जब फोर्स की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया तो फोर्स से लेकर के बी तक की, आर से लेकर के बी तक की जो पोजीशन है वो मेरे को मिल गई। आई होप सो ये रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब जहां तक बात है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये जो एरिया है बस मुझे निकाल के देना है। अब इसमें फिगर्स की मैं बात करूं तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो ये फिगर मेरे पास बन रही है जो सीधा सीधा रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल के एरिया की मैं बात करता हूं तो 1 से लेकर के 2 तक ये तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये मेरे पास कांस्टेंट फोर्स है कितना, 10, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये जो फर्स्ट फिगर है मेरी इसका एरिया आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब चूंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन मुझे लगाना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड फिगर है मेरी, इस सेकंड फिगर को मैं क्या देखता हूं, ये ट्रिपेजियम लाइक फिगर है। ट्रिपेजियम लाइक फिगर है तो ट्रिपेजियम लाइक फिगर को मुझे क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, ट्रिपेजियम के फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा। ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल साइड्स का एवरेज मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, हाइट। तो पैरेलल साइड है इसमें, एक तो ये P और दूसरा Q। अब इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 1/2 आपने यहां लिखा, और ये वैल्यू आ रही है कितनी 10, प्लस ये वैल्यू आ रही है कितनी 15, तो ये एवरेज ऐसे निकाल देंगे। मल्टीप्लाइड बाय हाइट, 2 से 3 तक जा रहा है तो 2 से 3 तक 1 का डिफरेंस है, यानी 1 हो गया। अब ये भी मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो सिंपल सा मैं इसको भी पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट दूंगा। अब मैं जरा तीसरे फिगर की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो तीसरा फिगर जो है वो क्या है, ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल का एरिया तो सब लोग जानते हैं क्या होता है, ये हमारे पास होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए इसमें ये मेरे पास बेस है 3 से 4 तक है तो ये मेरे पास 1 हो गया। हाइट देखिए ये वाली है Q तक है तो Q वाली हाइट वही 15 है, तो अगेन आई हैव टू राइट हियर 15। डियर स्टूडेंट्स ये भी मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, इसलिए मेरे को पॉजिटिव लेना है। देखिए एक्स एक्सिस तो नेगेटिव है ही नहीं, पॉजिटिव ही है तो एक ही तरफ लेना है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन नो डाउट पहले ऊपर थी फिर नीचे हो गई तो मैं कह सकता हूं अवॉइड हो गई। अब मेरे पास लास्ट फिगर जो बचती है वो भी कहीं ना कहीं क्या बचती है डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल बचती है। तो इस ट्रायंगल फिगर की बात मैं करूंगा तो फर्दर मेरे को इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब इसका एरिया क्या है, अगेन वही 1/2, और बेस है ये वाला तो 4 से लेकर के 5 तक जा रहा है, यानी बेस तो मेरा 1 हो गया। अब हाइट की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स ये वाली मेरी इसकी हाइट है, तो बी तक अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है। अब ये देखिए थोड़ी सी 15 आ रहा है, तो थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे केयर करनी होती है, स्केल लगा करके देख लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया कितना 15। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखना ये है कि ये वाला जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है, यानी फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो ऑब्वियसली यहां मेरे को एक माइनस का साइन लगाना है। सारे कैलकुलेशंस करने के बाद अपना आंसर निकालना है। अब चूंकि मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एसआई यूनिट सिस्टम में थे, तो वर्क डन की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है, तो आप लोग अपना आंसर जूल में प्लेस कर देंगे। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एरिया निकालते हैं हम लोग। जनरली आप लोगों के मिड टर्म में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको क्लियर कर दिया। अब एग्जाम में कैसे लिखना है डियर स्टूडेंट्स, देखिए रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेंगे डायरेक्ट करेंगे तब भी चल जाएगा। फिर इसके बाद में ये सारे एरियाज हम लोगों ने प्लेस किए और इन एरियाज को लेकर के ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करके दे दी। देखिए यहाँ माइनस का साइन आपको क्लियर दिख रहा है, कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करना चाहेंगे एग्जांपल नंबर 4 की। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलस या जो इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूं, आपको समझाऊं। देखिए ए पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इसमें जो वेरिएबल है वो x है, ये बात मेरे को यहां से समझ में आ जानी चाहिए।
एक्स भी मेरा कहां से शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो, सॉरी 0 से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है। मीटर है यानी डिस्प्लेसमेंट मेरे को क्लियर हो गया। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, फोर्स की जो वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें मुझे ये देखना है कि फोर्स जो है वो मेरा एक्स के साथ वेरी कर रहा है। अब गलती से इसमें वाई होता, जेड होता तो वो एज कांस्टेंट ट्रीट होता, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेरा सिर्फ एक्स एक्सिस पे हो रहा है। तो ये बात देखनी है कि जिस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मुझे फोर्स भी उसी एक्सिस का कंसीडर करना है। अगर एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है तो एक्स एक्सिस का ही फोर्स कंसीडर करना है, और अगर वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है तो वाई एक्सिस का ही फोर्स मेरे को कंसीडर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये दो बातें समझ में आ गई। अब तो मैं समझता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता ही है क्या, वेरिएबल फोर्स का, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इनिशियल लिमिट यहाँ पे 0 होगी, फाइनल 5 होगी, और फोर्स की वैल्यू की बात करेंगे, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एफ डी एक्स। कॉस थीटा की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो कॉस 0 होगा, कॉस 0 होगा तो निश्चित रूप से उसकी वैल्यू क्या हो जानी है, 1 हो जानी है। तो मैं इस स्टेप को, छोटे वाले को इग्नोर भी कर सकता हूं। अब बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 5 और f की वैल्यू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। डिस्टेंस, अब ये बात ध्यान रहे कि आप इसको ब्रैकेट के अंदर डालें, बिकॉज ऑफ ये जो dx है वो 3x स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल है, माइनस 2x के लिए भी, एज वेल एज 7 के लिए भी। बहुत छोटी सी बात है। अब जहां तक देखिए अभी क्या है, आप 10 से आए हो तो 10 तक तो छोटे बच्चे ही होते हो, समझ होती कहाँ है। 11th में आकर के तो सही मायने में पढ़ाई शुरू होती है, 10 तक तो बस ऐसे ही चलता रहता है हवा में, कुछ रट लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ समझ लिया, हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ चूंकि कंटेंट काफी ज्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को सारी की सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग में डालना ही चाहिए। चलिए, तो मैं समझता हूं ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब इसका मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन की बात जहां तक है डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो हम लोग पीछे पढ़ाते आए हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, मैं एक दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूं, x टू पावर n dx इंटीग्रेशन। लिमिट्स भी चलो दे देते हैं, यहाँ पे 2 से 3 लिमिट दे देते हैं समझने के लिए। बच्चों इसका एक जनरल फॉर्मूला है, सिंपल सा, क्या है, x टू पावर n प्लस 1, यानी जो पावर थी उसको मैंने 1 बढ़ा दिया, और जो नई पावर थी इस पावर से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब लिमिट की बात है तो सिंपल सा, नीचे यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये जनरल नोटेशन मेरे पास आ गया। अब n की वैल्यू इसमें कुछ भी हो सकती है, बस एक बात ध्यान रखनी है, हियर x एंड अगेन हियर x, यहाँ दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फिर हमें कुछ और करना होता है, कांस्टेंट ट्रीट करना होता है, वो आगे जहां जरूरत पड़ेगी या इसमें बताएंगे। बाकी मैथमेटिक्स आप अपने मैथ्स वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गुरदीप जी, उनसे एक बार कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे आप कुछ क्लासेस ले लेंगे, और जब कुछ क्लासेस ले लेंगे तो नो डाउट आपका ये सब और अच्छा हो जाएगा। वैसे मैं समझता हूं जितना मैंने कराया है इससे आपका हो जाना चाहिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, और कैसे हमारा ये एक्सप्रेशन आया ये हमने लिख ही लिया। अब आगे क्या रह गया है, सिंपल सा कैलकुलेशन रह गई है। तो इवन मैं इसकी कैलकुलेशन को भी आप लोगों को एक बार शो करना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जिससे कि आप इसको मुकाम तक पहुंचा पाए। चलिए ये देखिए, बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन है, देखते हैं जरा क्या है कैसे है। वही फॉर्मूला यूज करना है जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एफ डी एक्स लिखा, लिमिट्स डाली और ये एक्सप्रेशन लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब मेरे को स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले 7 का इंटीग्रेशन करना है, तो 7 का इंटीग्रेशन आ गया 7x, फिर मेरे को माइनस 2x का करना है, तो ये माइनस 2x का आ गया 2x स्क्वायर ओवर 2, और फिर ये 3x स्क्वायर का करना है, तो फिर ये आ गया मेरा 3x क्यूब ओवर 3। डियर स्टूडेंट्स, लिमिट अपनी जगह पे है, जहां जहां x है वहां पे फाइनल लिमिट आपने 5 डालनी है, या अपर लिमिट आपने 5 डालनी है, और लोअर लिमिट आप लोगों को 0 डालनी है। तो देखो बच्चों, अब ये जब भी हमारे तीनों इंटीग्रेशन आए हैं उसी फॉर्मूले से आए हैं, समझिए जरा। मैं पहले ये 7 जो आ रहा था, इस 7 का इंटीग्रेशन करके दिखाता हूं। इंटीग्रेशन 7 इंटू dx, इट मे बी रिटन एज इंटीग्रेशन 7 x टू पावर 0 इंटू dx। आपको पता है कि आप किसी भी क्वांटिटी या नंबर को पावर 0 दे देते हैं, एक्सपोनेंट उसका 0 कर देते हैं, तो वैल्यू 1 होती है। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही रहेगा, तो 7 मे बी रिटन एज लाइक दैट। अब इसको देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो 7 तो कांस्टेंट है, चलो बाहर आ गया जी। x टू पावर 0 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए
एक्स टू पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। लिमिट बाद में देंगे, जो भी है यहाँ पे 0 से 5 दे रखी थी, चलो लिख देता हूँ, 0 से 5 दे रखी थी, 0 से 5 दे रखी थी, यहाँ पे 0 से 5 दे रखी थी। लिमिट लगा रहा मैं अगले स्टेप में बता दूंगा आपको। अब मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दिक्कत होगी, 7 अपनी जगह पे है, एक्स टू पावर 0 प्लस 1 का मतलब 1 हो गया और अपॉन में 1, आई थिंक 7x आ गया। यही हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है। बिल्कुल इसी तरीके से जो बाकी के हमारे टर्म है इनके लिए हम लोग डालेंगे। अब जरा लिमिट लगाना सीख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम लोग लिमिट लगाना बड़ा सिंपल सा होता है। मेरे को क्या करना है, एक बार पहले 5 लिमिट डालनी है, फिर 0 डालनी है। तो देखिए कैसे करूंगा मैं, इस स्टेप को यहां पे एलोबरेट करता हूं आपको। दैट इज 7 x की जगह पे 5 माइनस 0, x मेरा अपर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट 0, फिर इसके बाद ये वाला माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर सिंपल सा है, 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब इसके बाद ये वाला प्लस वाला साइन, प्लस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब क्या है, 5 का क्यूब और माइनस का 0 का क्यूब। डियर स्टूडेंट्स मैं समझता हूं अब आपको लिमिट लगाना आ गया होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। सब कुछ एसआई सिस्टम में था तो इसलिए जूल भी आप लोगों को प्रॉपर यहां पे मिल जाएगा, या आप अपनी तरफ से जूल लिख देंगे। सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। इट में भी नेगेटिव आ जाए तो डोंट वरी, बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। आपका वर्क डन पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है या 0 आता है, तीनों ही चीजें पॉसिबल है। मैं आपको पिछली क्लास में ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई बातें समझते हैं। चलिए सर, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है। बाकी फिर जो 1-2 बचेगा उसे आप लोग अपने घर से करेंगे, एज होमवर्क करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन अगर आपका पक्का है तो फिर निश्चित सी बात है कि आप अच्छे से काम कर सकते हैं फिजिक्स में। स्टूडेंट देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है r इक्वल्स टू 2 से लेकर के और 3 तक। अब देखो यहाँ एक मिस्टेक मुझे नजर आ रही है, यहाँ पे r दे रखा है और यहाँ पे x दे रखा है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं एक ही डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से या तो मैं x लूंगा या तो r लूंगा। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगेन ये x होगा। आपको नोट्स में x ही मिलेगा तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। x इक्वल्स टू 2 से लेकर के x इक्वल्स टू 3 तक। मैंने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या तो बना दिया या तो अपने दिमाग में सोच लिया। ये मैंने लिया है यहाँ पे x2 ये रहा और x3 ये रहा, यहां से यहां तक का वर्क डन मेरे को देना है। तो ग्राफ मेरे पास में है ही। डियर स्टूडेंट्स यहां से मैं क्या करता हूं, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ऑब्वियस है ये वाली जो मेरे पास शेप है क्या है, ट्रेपेजियम है। अब इस ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वो वर्क डन मेरे को दे देगा। तो देखिए इस ट्रेपेजियम में अगर मैं बात करूं इस वर्टिकल हाइट की, तो ये वर्टिकल हाइट जो है वो क्या मिल रही है, 40 मिल रही है। और ये वाली जो वर्टिकल हाइट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 60 मिल रही है। तो आपके पास में क्या होता है 1/2, यानी एवरेज निकालते हो आप लोग किस किस का, 60 प्लस 40 का इस केस में, मल्टीप्लाइड बाई बेस। बेस कितना है, 2 से लेकर के 3 तक है, इसका मतलब 1 है। बस आ गया आंसर। ये छोटी सी बात थी, तो आई होप सो आप लोग इसको कर पाएंगे। जरा देखिए क्या आंसर आता है, कैसे आंसर आता है। ये सारी वैल्यूज मैंने डाल दी और ये निकाल के दे दिया। तो डियर स्टूडेंट्स तीनों न्यूमेरिकल्स आप लोगों के हो गए, तीनों में कुछ सीखने के लिए मिला। अब जहां तक असाइनमेंट की बात है तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन आवर असाइनमेंट सेक्शन। आप ऐप में जाइए, स्टडी मटेरियल देखिए, स्टडी मटेरियल में आप लोगों को असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है आप उसी असाइनमेंट को करेंगे, वो मेरी समझ से मैंने बनाया हुआ असाइनमेंट है, बहुत अच्छा है मेरी नजर में। आप चाहें तो किसी भी बुक से कहीं से भी क्वेश्चंस उठा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप एक बुक पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर किसी दूसरी तीसरी बुक की बात करेंगे। और मेरी समझ में वो सबसे पहली बुक होनी चाहिए आपकी एनसीईआरटी। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पहले करेंगे डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो है बाकी कोई बुक उठा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब जरा मैं आगे बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स एनर्जी के बारे में। वर्क का ही एक रिजल्ट है एनर्जी, या एनर्जी की वजह से ही वर्क डन होता है। यानी एनर्जी और वर्क को हम लोग अलग तो कर ही नहीं सकते, बहुत सिंपल सी बात है। या मैं ये कह सकता हूं एनर्जी में बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ऑल्सो वर्क में बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल चीजें हैं, डायमेंशंस वही होंगी, यूनिट्स वही होंगी, बस
आप देखिए जरा, बड़ा मजेदार सा केस आपको मिलने वाला है यहाँ पे। क्या? एनर्जी की सबसे पहले डिफाइन कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। अगर हमारे अंदर कार्य करने की कोई क्षमता है या दक्षता है, कैपेसिटी है या एबिलिटी है, तो हम लोग कहेंगे हमारे अंदर एनर्जी है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 लाइन की डेफिनेशन है। अब देखिए आगे जब हम इसको और एलोबरेट करते हैं तो सिंपल सा लाइक वर्क, क्लियर लिखा है, लाइक वर्क एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। बच्चों स्केलर तो है, डायरेक्शन इसकी नहीं होगी, स्टिल ये एल्जेब्रिक है, पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, जीरो एनर्जी हो सकती है। तो अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव वैल्यूज रख सकती है, नेगेटिव वैल्यूज रख सकती है, तो हम उसको एल्जेब्रिक क्वांटिटी कहते हैं। तो एग्जैक्टली एनर्जी इज अ एल्जेब्रिक क्वांटिटी, स्केलर है, ठीक है, अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। डायरेक्शन देने की जरूरत हमें नहीं है, लेकिन अगर जरूरत होगी तो माइनस या प्लस का साइन तो हमें लगाना ही होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। अगेन वही वर्क डन वाली है डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ भी नया सोचने की बात नहीं है इसमें। अब अगर हम यूनिट्स की बात करें तो जो भी यूनिट्स हम लोगों ने, भाई 4 यूनिट्स हमने पढ़ी थी, 2 पढ़ी थी एब्सोल्यूट और 2 पढ़ी थी क्या, ग्रेविटेशनल। तो वो एब्सोल्यूट और जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स है वो सारी की सारी यहाँ भी एज इट इज एप्लीकेबल होंगी। सिर्फ हमने यहाँ पे एक ही चीज बता रखी है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। जूल को आप चाहें तो डायमेंशंस की फॉर्म में यहां से ला सकते हैं, m स्टैंड फॉर किलोग्राम, l स्क्वायर स्टैंड फॉर मीटर स्क्वायर, t-2 स्टैंड फॉर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर इज टर्म्ड एज जूल। तो आप यहां से ये लिख सकते हैं। अब कुछ ऐसी यूनिट्स जो प्रैक्टिकली यूज होती हैं न्यूमेरिकल्स में, लोगों को मिल सकती हैं। अब सीजीएस में तो अर्ग होती है, ये बात हम लोग पहले बता ही चुके हैं, पिछली क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं। लेकिन कुछ मोर यूनिट्स की बात हम लोग यहाँ पे करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। मोर यूनिट्स क्या हैं जरा समझिए। देखिए अर्ग तो मैं बता ही चुका हूँ, एक बढ़िया सी यूनिट आती है जिसकी जरूरत हम लोगों को स्पेशली 12th में आती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, जैसे ही 12th की आपकी फर्स्ट चैप्टर शुरू होगी, फर्स्ट चैप्टर से ही आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पढ़ना होगा। देखिए है क्या, आप 10th में पढ़ के आए हो, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट। वहां पे आपको याद हो रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस कोई चीज होती है, बिल्कुल जी। दूसरा आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन भी कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना कुछ चार्ज होता है, बस उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की खास जरूरत हम लोगों को होती है बिल्कुल एंड ऑफ 12th में जाकर के, लेकिन अब यहाँ कई बार पूछ लेता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना होता है। कई बार आपको वो थोड़ा सा घुमाने के लिए पूछ लेता है व्हाट इज द डिफाइन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट या एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको आना चाहिए, अभी से आना चाहिए। इंटीग्रेटेड कोर्स है, 11 12 दोनों मिलके है। अब कोई बच्चा ये सोचे कि 11th मैंने कर लिया तो बहुत कुछ अच्छा हो गया। अब नो डाउट 11th की तैयारी भी 2 तरीके से होती है, एक तो होती है मार्क्स ओरिएंटेड। मार्क्स ओरिएंटेड में सिर्फ आपके मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन 12th के लिए कॉम्पिटिटिव के लिए कुछ भी नहीं होगा, आपका मार्क्स तो आ जाएंगे। एक दूसरा प्रिपरेशन होती है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स लेकर के चले। अब कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स का मतलब थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है। अब ज्यादा पढ़ना होता है तो हो सकता है थोड़े से मार्क्स कम आए, बस बच्चों ये बात समझ लो। ज्यादा रटने से मार्क्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आप रटने के बजाय ज्यादा पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपके मार्क्स थोड़े से कम हो जाए। तो मार्क्स जो कम हो जाए उनसे घबराना नहीं है, लेकिन जो अब कम हुए हैं वो 12th में आपको विद इंटरेस्ट मिल जाएंगे। इवन दैट जो आपने अभी टाइम डिवोट किया है पढ़ने में, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट में आपको विद कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आप उस चीज से ना घबराएं कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, बस इस चीज से घबराएं कि भैया आज सर ने ये काम कराया था तो आज ये पूरा मेरे को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ गया तो अब इसकी न्यूमेरिकल ले लेता हूं, नहीं आया तो दोबारा से क्लास पढ़ लेता हूं, प्ले करके क्लास पढ़ूं, पॉज करके पढ़ूं, ये सब कुछ तो आपके ऊपर है। इवन दैट स्टोर वाले सेक्शन में जब हम क्लासेस डालते हैं तो वहां तो आप स्पीड भी कम ज्यादा कर सकते हैं। भाई अगर मेरी स्पीड आपको ज्यादा लगती है तो थोड़ा स्लो कर लो, अगर मेरी स्पीड कम लगती है, आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसको 1.25 करो, मजा आएगा, 1.5 करो और भी थोड़ा मजा आएगा रिवीजन करने में। तो डियर स्टूडेंट्स, वहां से आप लोग जब स्टोर से आप कोई भी क्लास देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको स्पीड का भी कॉन्सेप्ट मिलता है, पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है समझते हैं। मान लीजिए यहां पर मेरे पास कोई एक पॉइंट है और ये पोटेंशियल है यहाँ 12 वोल्ट, दूसरा ये पॉइंट है सपोज यहाँ पे है 11 वोल्ट। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको मैं dV या डेल्टा V कहता हूं, दैट इज 1 वोल्ट। अब मान लीजिए यहां मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो समझते हैं, इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री चार्ज है और ये चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ होता है डियर स्टूडेंट्स।
अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से ट्रेवल कराता हूं, यहां से यहां ले जाता हूं या यहां से यहां ले जाता हूं, तो ऐसी स्थिति में जो वर्क डन या तो मेरे को मिलेगा या तो करना पड़ेगा, उस वर्क डन को या उस एनर्जी को मैं कहता हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिफाइन है, छोटी सी आपको आनी चाहिए। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैलोरी। देखिए, जब तक हीट में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ तब तक निश्चित रूप से हीट को हम लोग कैलोरी के नाम से जानते थे, और हीट को एनर्जी नहीं कहते थे, एक नई क्वांटिटी, अलग क्वांटिटी हमने कहा था उसको कि दैट इज कैलोरी। लेकिन जब हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली और उसमें हीट और एनर्जी के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप कर दी और ये बताया कि हीट कुछ नहीं है, ये तो एनर्जी का ही एक फॉर्म है, यानी एनर्जी में बी कन्वर्टेड इनटू हीट या हीट में बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। जब वर्क डन में कन्वर्ट हो गई तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बात एक ही है। तो उस स्थिति में निश्चित रूप से फिर हम लोगों ने जो जूल एनर्जी की यूनिट थी और जो कैलोरी यूनिट थी, इन दोनों को आपस में रिलेट किया, तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 या 4.2 जूल, ये कहना शुरू कर दिया। ये रिलेशनशिप हमारी निकल गया। ये आपको याद भी होगा, ये एक जूल का एक्सपेरिमेंट था, आपकी शायद 10th क्लास में रहा होगा। तो जूल एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ही क्या है, कैलोरी और जूल के बीच की रिलेशनशिप है। इसके बाद आता है किलोवाट आवर। ये भी बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, आप ये भी 10th में पढ़ के आए हो। आपके घरों में या हमारे घरों में जो बिजली का मीटर होता है वो हमें एनर्जी की जो कंजप्शन है उसे किसमें बताता है, kWh में बताता है। K स्टैंड फॉर 10⁻³ किलो का मतलब, किलो का मतलब 10⁻³, वॉट का मतलब जूल पर सेकंड, और R का मतलब 3600 सेकंड, R का मतलब घंटा, इसको मैं सेकंड लिखता हूं। अब देखिए, ये सेकंड से सेकंड आप लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आ गया 3600 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ जूल। अब ये 3600 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ जूल को ही तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब बच्चों, इसमें और इसमें अंतर क्या है, कुछ भी अंतर नहीं है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, ऐसे ही हमें हमेशा लिखना चाहिए फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी को, और ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ भी आ सकती है। तो सिंपली 1 kWh, जिसे हम लोग एक ब्रिटिश ट्रेड यूनिट भी कहते हैं या ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, तो जो हमारे घरों में बिजली का मीटर होता है उसमें 1 यूनिट अगर वो आगे बढ़ेगा, इसका मतलब हम लोगों ने 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर लिया। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ये सारी की सारी जो यूनिट्स हैं, ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, एक ये SI यूनिट है, एक CGS यूनिट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी यूनिट्स की जरूरत हम लोगों को यहाँ पे होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो डिस्क्राइब करना बड़ा जरूरी था। अब आपको समझ में आ गया क्या होता है, कैसे होता है, तो आई होप सो आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। बाकी तो फिर रटते रहो, टेबल तो है। तो भैया ये रटने के लिए नहीं है टेबल, समझने के लिए आप इसे समझिए। हाँ, रिवीजन जब आप करते हैं तो बेशक आप इस टेबल को निकालिए, एक फोटोकॉपी लीजिए इसकी, अपने कहाँ लगा लीजिए, टॉयलेट में लगा लीजिए। जब आप बैठे होते हैं तो बड़े शांत होते हैं, आपके पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, आंखें खोलो, सामने इसको पढ़ लो, 4 से 10 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगी। पहले भी ये थेरेपी में आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आई होप सो आप में से कुछ बच्चे यूज भी कर रहे होंगे। तो दैट विल बी अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर लर्निंग। चलिए, फिर इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, कल भी हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। एग्जैक्टली मैकेनिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। अगर एक ही समय पर किसी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो हम लोग उसको कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर मैकेनिकल एनर्जी है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लीजिए आप अपने घर की छत पर दौड़ लगा रहे हैं जी। जब दौड़ लगा रहे हैं तो दौड़ने की वजह से, यानी वेलोसिटी है या मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके अंदर है। और आप चूंकि घर की छत पे हैं, हाइट पे हैं, तो ऐसी स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी भी है। ये तो आपको पता ही है कि ड्यू टू पोजीशन अगर एनर्जी है तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और ड्यू टू मोशन या ड्यू टू स्पीड अगर एनर्जी है तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों एनर्जी का सम अगर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। दैट इज अ कांसेप्ट रिगार्डिंग टू मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी का पहला पार्ट जो काइनेटिक एनर्जी है, पहले हम उसके ऊपर काम करेंगे, और जब वो काम हमारा हो जाएगा फिर हम पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर काम करेंगे, और जब पोटेंशियल एनर्जी का काम हो जाएगा तो फिर हम लोग दोनों को सम करके और मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में जरा हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं। चीजें सारी पुरानी है, नया इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए।
देखिए क्या है, एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए बॉडी वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से अगर एनर्जी है, क्या हुआ जी, ये मेरे पास कोई एक बॉडी थी, इस बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इसकी वेलोसिटी पर्टिकुलर समय पे क्या है, 0 है। अब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स की डायरेक्शन में इसमें क्या हो गया जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, कहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, क्या वही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या इसका सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी हो गई इसके अंदर v, अब नो डाउट फोर्स लगाने की वजह से वेलोसिटी v डेवलप हुई है, दूसरी तरफ फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका मतलब फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हुआ है यानी कि वर्क डन हुआ है। अब इस वर्क डन की वजह से क्या हो गया, इसके अंदर वेलोसिटी डेवलप हो गई। मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा कि अगर वेलोसिटी किसी बॉडी के अंदर है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब जो वर्क डन फोर्स लगाने की वजह से यहां पे हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बस यही कहलाती है मेरी वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके लिए मुझे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्या निकालना होता है, डेरिवेशंस निकालने होते हैं, फॉर्मूले निकालने होते हैं, तो आई विल प्रोवाइड द फॉर्मूला और आई विल प्रोवाइड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। 1 मिनट आप इसको ग्रैस्प कीजिए और फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, तैयार करना है। डियर स्टूडेंट, जितनी भी बातें मैंने यहाँ आपको समझाई हैं उनको आगे लिख रखा है, डायग्राम तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी को हमने 0 कहा है। आप इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड कहते हैं, बहुत ज्यादा मैटर यहाँ पे नहीं करता, बिकॉज ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है उसके अंदर आता है v स्क्वायर, और जब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को स्क्वायर कर देते हैं तो वो स्केलर बन जाती है, इसलिए यहाँ पे आप स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी का कांसेप्ट था, f फोर्स लगाया जो कांस्टेंट है, a एक्सीलरेशन है, v फाइनल वेलोसिटी है, s हमारा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है। अब जो भी चीजें मैंने यहाँ डायग्राम के ऊपर पढ़ी थी उन सबको यहाँ पे लिस्ट कर दिया। अब इसके बाद मैंने अपने मन में ये खोजा कि भाई इन सारी क्वांटिटीज को लेकर के रिलेशन क्या है। अरे भैया रिलेशन तो सिंपल सा है, इक्वेशन ऑफ मोशन में थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सिंपल सा मैंने प्लेस किया, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन डेवलप हो गया उसके अंदर a, डिस्प्लेसमेंट हो गया s। अब कोई कहेगा एक्सीलरेशन कहां से आ गया सर, बिल्कुल आ गया, बार बार हम लोग फोर्स की बात तो कर ही रहे थे, और फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू a होता है। अब फोर्स लगा हुआ किसी बॉडी के ऊपर, उसका मास तो चेंज होगा नहीं, फोर्स लगाने से क्या होगा, एक्सीलरेशन ही डेवलप होगा उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिख दिया और यहां से एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर 2s आपको दे दिया। तो आई होप सो जो ऊपर हम लोगों ने काम किया था उसकी वजह से एक्सीलरेशन को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे मैं लिख सकता हूं, ये बात यहां से मेरे को क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। एज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, ऊपर भी दिखा रखा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट है, और वर्क डन क्या है, W इक्वल्स टू F इनटू S होता है। सब लोग जानते हैं cos थीटा या cos 0 लगाने की जरूरत नहीं है, हमने लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे वैल्यू लगा दो भैया। F क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, S डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें मास तो ये रखा है, एक्सीलरेशन की वैल्यू ऊपर से लाके डाल दी, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, फॉर्मूला आ गया जी, क्या आ गया, जरा देखो, बड़ा मजेदार सा आ गया, यहां से S से S कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 1/2mv स्क्वायर। तो आई होप सो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो बहुत ही जानदार सा कॉन्सेप्ट था, मजेदार सा कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स। तो मैं नहीं समझता कि अब इसमें आपको कोई दिक्कत होगी, अब तो आपको ये सब अच्छा लगने ही लगा होगा, बिकॉज ऑफ आपने काफी कुछ यहाँ से क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई बातें करते हैं हम लोग। पहला फॉर्मूला हमारा हाफ mv स्क्वायर कैसे आया, ये बात मैं समझता हूं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। वर्क डन इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 3 लाइन के अंदर आ जाता है। अब देखिए रोड मेमोरी वाले बच्चे और टीचर्स नो डाउट इसको और भी छोटा कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप यहाँ से मिस कीजिए और स्टेप मिस करके डायरेक्ट वैल्यू डाल दिए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट। जितना कम से कम लिखना था वो इतना जरूरी था बच्चों, और आपको लिख देना चाहिए था इतना।
नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कांसेप्ट दैट इज काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। अब ये जनरल जो हमारा कांसेप्ट था उससे फोर्स को हमने कांस्टेंट रखते हुए निकाल दिया। कैलकुलस मेथड हम कब यूज करते हैं? कैलकुलस मेथड डियर स्टूडेंट्स हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा फोर्स होता है कैसा, वेरिंग। फोर्स हमारा अगर बदलता हुआ होता है, वेरिएबल होता है, तो हम लोग यूज करते हैं किसको? कैलकुलस मेथड को करते हैं। उससे भी बड़ी आसानी से निकलेगा। कैसे? देखिए वर्कडन की डिफाइन मेरे पास है F डॉट ds। अब वेरिएबल फोर्स है तो डायरेक्शन में भी वेरिएबल हो सकता है, मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है, इसलिए मुझे वेक्टर नोटेशन लेना ही पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी हो जाती है। दैट इज F ds cos 0। यहां से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मैंने ले ली भैया, दोनों सेम डायरेक्शन में है सिंपलिसिटी के लिए, तो ये हो गया मेरा F इंटू ds। अब जरा हम लोग आगे की बात करें। कुछ न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये होता है F इक्वल्स टू ma, या एक एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है dv ओवर dt। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। जो जनरल फॉर्मूला है dw इक्वल्स टू f ds का, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। f की वैल्यू डाल दी मैंने m इंटू a और ds ये डाल दिया। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया। कैसे थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया कि ये जो ds ओवर dt है इसको एक जगह लिख लिया। तो देखिए ये मेरे पास आ गया ds ओवर dt, वेलोसिटी, मास अपनी जगह पे है, और ये dv जो है वो dv अपनी जगह पे है। अब क्यों ऐसा हुआ ये मैंने यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। जैसे आप जब ज्योमेट्री में कोई थ्योरम प्रूव करते हैं ना, तो आप ब्रैकेट में कॉज लिखते हैं ना कि भैया ये मैं लिख रहा हूं कि AB इक्वल्स टू CD, तो क्यों लिख रहा हूं? ये वाला एंगल इसके बराबर है तो क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, आप कॉज लिखते हैं ना, तो आपको यहां भी कॉज लिखना चाहिए। एग्जैक्टली इट्स अ राइट वे फॉर रिप्रेजेंटेशन, तभी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, तभी आप बहुत अच्छे बच्चे होंगे। ये एक अलग बात है जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे होते हैं, तो वहां हम इन स्टेप्स को मिस कर सकते हैं, अपने अंदर रख सकते हैं। लेकिन बच्चों ये स्टेप्स तभी मिस हो सकते हैं जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में तो हो ही नहीं सकता। चलिए, तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट मिल गया क्या, m इंटू डी का। अब डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, इसमें लिमिट्स प्लेस कर देता हूं। जो dw था, डिफरेंशियल फॉर्म थी, मैं यहां पे लिख देता हूं dw इक्वल्स टू m dv। अब बच्चों इसको अगर मुझे क्या करना है, सॉरी v और था इसके अंदर, तो v m dv। अब इसको अगर मेरे को क्या करना है, एक कंप्लीट वर्क डन में निकालना है। ये तो एक इंस्टेंटेनियस वर्क डन है, छोटे टाइम के लिए वर्क डन है, तो मैं इसको क्या करता हूं, इंटीग्रेट करता हूं। अब इंटीग्रेशन में मेरे को इसकी लिमिट भी देनी होगी, और वेरिएबल क्या है यहाँ पे, v है। v है तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, तो ये मैं लिमिट प्लेस कर दूंगा। जो मैंने काम किया था थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल के अंदर, वही काम अब मेरे को यहां करना है वेरिएबल्स के साथ में। तो करते हैं, जरा देखते हैं आगे क्या है, कैसे है। लिमिट्स यहां हमने क्लियर मेंशन कर रखी है, उसी डायग्राम से लेकर के, जो ऊपर आपको डायग्राम दे रखा है उसी से, कि इनिशियल जो है वो 0 है वेलोसिटी और फाइनल v है, तो यही लिमिट्स मेरे को प्लेस करनी होंगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। W इक्वल्स टू F इंटू DW मिल गया, लिमिट्स मैंने यहां पे प्लेस कर दी। अब इसमें मास कांस्टेंट है, ये तो dv के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो मैंने इसको बाहर कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, v इंटू dv बचा। इसको भी मैं यहां पे लिख सकता हूं v टू द पावर 1 dv। अब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा v1 प्लस 1 अपॉन 2। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। तो ये इस तरह से v स्क्वायर ओवर 2 जो है आपको मिल जाता है, और ये आपने v स्क्वायर ओवर 2 यहां पे प्लेस कर दिया, और इसकी लिमिट्स जो है वो ये डाल दी। अब जैसे ये लिमिट डालोगे तो क्या होगा बच्चों, 1/2 तो बाहर आ गया, m बाहर आ गया, अंदर आ गया v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। भाई सिंपल सी बात है, v की जगह पे पहले आप लोगों ने अपर लिमिट v डालना है, फिर v की जगह पे आपको लोअर लिमिट 0 डालनी है। 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी व्हेनेवर आवर फोर्स इज वेरिएबल। इसको आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन शुरुआत में होगा, एंड में जाकर के चूंकि स्केलर मिल रहा है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। शुरुआत में एक सेंटेंस बस आपका वेक्टर वाला आता है, क्या, एफ डी एस कॉस थीटा, वहां तक आपका वेक्टर है। चलिए, तो ये आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट, यहां देखो दिख भी क्या होगा, जो पीछे बच्चे बैठे हैं ना बड़ा क्यूरियसिव है, वो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कहां लिखा है। इंपॉर्टेंट लिखा है तो एग्जाम में आएगा। तो बच्चों एग्जाम की तैयारी भी हमें करनी है, लेकिन एग्जाम की तैयारी से ज्यादा हम लोगों को फिजिक्स पढ़नी है। इन दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क है। तो देखिए एग्जाम की तैयारी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप।
इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो नीट में तो बहुत ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो आप इसको तैयार करेंगे। देखिए क्या है, बड़ा आसानी से निकल के आता है, निकालते हैं भाई। मोमेंटम हम लोग जानते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन है, मास इनटू वेलोसिटी होती है, p इक्वल्स टू mv हम लोगों ने प्लेस कर दिया। काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं, अभी निकाल के लाए, हाफ mv स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों करना क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी का आप लोगों का फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर, आप इसमें एक बार मास से मल्टीप्लाई करो और एक बार मास से डिवाइड कर दो। कह दो जी क्यों, अरे भैया मुझे नानी के घर जाना है, अब नानी के घर जाना है तो मैं ट्रेन की टिकट तो खरीद के लाऊंगा, नानी के घर वाली लेके आऊंगा, बस वही काम करना है। अरे भाई मेरे को इसको मोमेंटम के टर्म्स में लेके आना है, और मोमेंटम क्या है मेरे पास, m इंटू वी है। तो देखो बच्चों, जैसे ही मैं इस मास को और इस मास को साथ साथ लेके आता हूं तो ये आ जाता है 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर मास है ये आ जाता है इसके साथ यहाँ पे। अब जरा देखो इसको, आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि 2m, तो ये हो गया मोमेंटम का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, हम लेके चले थे क्या, काइनेटिक एनर्जी ही तो लेके चले थे, ये हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर को मास m से मल्टीप्लाई किया, मास m से डिवाइड किया तो ये फॉर्म मिल गया, और m स्क्वायर v स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, p स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m p स्क्वायर। तो ये रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स, या यहां से कोई बच्चा इस टर्म में भी लिख सकता है k इक्वल्स टू p स्क्वायर ओवर 2m, या p इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2mk। तो बच्चों जैसी जरूरत हो वैसा फॉर्मूला आप यूज कर लो। कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर सा है कि जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसमें मास m से मल्टीप्लाई करना है और मास m से डिवाइड करना है, बस इतना सा बात आपने ध्यान रखना है। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो जी, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम की, स्टेटमेंट तो बता ही चुके हैं। अब एक डेरिवेशन छोटा सा और कर लेते हैं, किसको लेकर के, वर्क एनर्जी थ्योरम को, जो कि आपके एग्जाम में अगेन आती है, इंपॉर्टेंट है। तो जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की रिलेशनशिप है उसके ऊपर तो आपको मिलता है न्यूमेरिकल, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए आती है। तो देखिए क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपल लैंग्वेज में, वर्क में बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी में बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो हमने यहां दिखा रखा है। वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू, यहां देखिए हाईलाइट किया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से वर्क डन हो रहा है, तो वो वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाता है बच्चों, कन्वर्ट हो जाता है। यही क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट अगर लिखना हो तो ये एप्रोप्रिएट लैंग्वेज है, इस एप्रोप्रिएट लैंग्वेज को आप लोग यूज करेंगे। अब कैसे निकल के आएगा, बड़ा आसान सा काम है, वैसे तो बड़ी होशियारी वाली बात है। आप 5 मिनट पहले करके आए हो, ये उसी चीज को आपने दोबारा से लिखना है, नया कुछ भी नहीं है। ये आपके पास में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को 1/2 m से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो, 1/2 m से मल्टीप्लाई करते ये हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, ये हाफ mu स्क्वायर हो जाएगा, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी। यहां पे भी 1/2 m से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क का कांसेप्ट आएगा। हो गया जी प्रूफ, कोई दिक्कत तो है नहीं, यही काम किया हमने। 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mu स्क्वायर, और ये हो गया mas। यहां पे क्या था, 2 पहले से था, 1/2 ये था, ये कैंसिल आउट हो गया है जी, बस इतनी सी बात है। तो देखो ये आपके पास मिल गया, ये तो मिल गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल, माइनस ये मिल गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। भैया ये v फाइनल वेलोसिटी है ना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, u इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब ये क्या है जी, mas। भैया ma क्या है, फोर्स, और s डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। अब पीछे से एक बच्चा कह रहा है जी cos थीटा कहां गया, भैया कहीं नहीं गया, थीटा जो है 0 है। हम जो है जिधर फोर्स लगा रहे थे उसी डायरेक्शन में मोशन हुआ है। बिल्कुल शुरुआत में एक डायग्राम आपको दिखाया था, ऐसे और ऐसे, ये फोर्स लगाया, फोर्स की ही डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसलिए जो थीटा आना चाहिए था वो हमारा कहां चला गया, 0 में चला गया। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो हमने उसको इग्नोर कर दिया, हटा दिया, भैया लिखने की जरूरत ही नहीं है, वरना तो डेरिवेशन और भी बहुत लंबा हो जाता है। अब हर जगह थोड़ी ना लिखोगे, वर्क एनर्जी है तो उसमें आपने वेक्टर नोटेशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए
तो बच्चों ये आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, आपने आराम से रिलेट कर दिया किसको, फोर्स को, वर्क डन को और एनर्जी को। यही है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब जो पीछे अभी बच्चा कह रहा था नहीं जी मैं तो cos थीटा वाला टर्म लिखूंगा, बिल्कुल लिखो भैया, लेकिन हेडिंग हम उसका अलग दे देते हैं। हेडिंग दे देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। यानी अब हमारा जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। वेरिएबल है भैया, दोनों ही एस्पेक्ट में वेरिएबल हो सकता है। इट मे बी उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, इट मे बी उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। तो भैया जब भी वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप इसको वेक्टर फॉर्म दोगे, वेक्टर नोटेशन दोगे, dw इक्वल्स टू एफ ds, ऊपर वेक्टर के साइन लगा रखे हैं, आगे एलोब्रेट किया एफ ds cos 0 अगेन, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। जो बात अभी मैं वर्बल बता रहा था वो दूसरे एक्सप्रेशन में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये मेरे पास एफ ds आ गया। डियर स्टूडेंट्स बड़ा मजेदार सा केस है, एफ की वैल्यू क्या होती है, ma होती है। और अब इसको मैं आगे बात करूं, जो मेरे पास ma है तो मैं इसमें m को एज इट इज लिख लेता हूं, और जो एक्सेलरेशन है इसको मैंने क्या लिख दिया, dv ओवर dt लिख लिया। अब देखो बच्चों, फोर्स की वैल्यू m dv ओवर dt है, वर्क डन क्या होता है, ds से मल्टीप्लाई और कर दो। तो भैया ये हो गया फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट से हो गया मल्टीप्लाई। अगेन यहां पे वही काम करना है, क्या ds और dt को एक जगह पे ले लो। तो आपको अभी 2 मिनट पहले जो हमने काम किया था, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 ली थी, फाइनल वेलोसिटी v ली थी, बस उसमें छोटा सा चेंज करना है कि आप इनिशियल वेलोसिटी को u ले लोगे और फाइनल वेलोसिटी को v ले लोगे। यानी आपकी बॉडी जो है वो पहले से रेस्ट में नहीं थी, पहले से किसी वेलोसिटी से चल रही थी। ऐसा नहीं है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा कम होगी, हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल से भी ज्यादा हो। हमें बिल्कुल नहीं कहना ये बात कि इनिशियल वेलोसिटी कम होती है, बिल्कुल नहीं, ये ज्यादा भी हो सकती है। चलिए, तो बच्चों ये हम लोगों ने डाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे w इक्वल्स टू dw, यानी इंटीग्रेट करने का कॉन्सेप्ट, और ये हमारे पास mv dv आई गया था, जो पीछे हमने एक्सप्रेशन किया है बिल्कुल उसी से निकल के आया। m हमारा कांस्टेंट है, v dv हमने लिखा, v को अगेन मैं लिख देता हूं v टू पावर 1, तो ये आया था v स्क्वायर ओवर 2। अब अंतर क्या है, पहले वाले एक्सप्रेशन में इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ले रखी थी, यहां हमने 0 नहीं ली है, यहां पे क्या किया है हमने u ले लिया है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू ले लिया है। अब लिमिट लगाएंगे तो यहां पे एक बार v स्क्वायर आएगा, और दूसरी बार में जहां 0 हमने स्क्वायर किया था वो 0 स्क्वायर नहीं, अब u का स्क्वायर आएगा। अब जरा देखो, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को घटाया तो किसके बराबर आया, वर्क डन के बराबर आया। यही तो है मेरी वर्क एनर्जी थ्योरम, और क्या है, कुछ नहीं। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, अगर वेरिएबल फोर्स है तो आप वेक्टर नोटेशन लेकर के चलेंगे, आगे तो सब स्केलर बन ही जाना है, और अगर आपका कांस्टेंट फोर्स है तो आपको वेक्टर नोटेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोनों तरीके से हमने यहाँ पे डेरिवेशन दे रखा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा करें। अगर वो वेरिएबल फोर्स की बात करें तो ये वाला करें जो अभी हमने किया है, और कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो पीछे वाला करें जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले करके चुके हैं। तो दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से हम लोगों को एक न्यूमेरिकल करना है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि भैया जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो कितना समझ आ गया हमें। बिल्कुल जी, पूरा समझ में आ गया। न्यूमेरिकल अगर हमें आ गया तो हम मानेंगे बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए, क्या है न्यूमेरिकल, ये कह रहा है इन ए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ए पुलिस ऑफिसर्स फायर ए बुलेट ऑन मास 50 किलोग्राम। जो गोली है उस गोली का मास कितना है, 50 ग्राम है। तो सबसे पहले तो इसको 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम लिख लो बच्चों। स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड जो है आप 200 मीटर पर सेकेंड लिख लो। अब कोई बच्चा कहेगा जी मैं इसको u क्यों लिखूं, मैं तो v लिखूंगा। भैया तेरा मन है जो लिखना है लिख ले, लेकिन इनिशियल है ये वेलोसिटी तो आप u ही लिखोगे, बहुत सिंपल सी बात। फिर इसमें कहता है ऑन ए सॉफ्ट प्लाई बोर्ड थिकनेस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये क्या कर रहा है, जो बुलेट चला रहा है वो किसी प्लाई बोर्ड के ऊपर चला रहा है। उस प्लाई बोर्ड की थिकनेस कितनी है बच्चों, प्लाई बोर्ड की थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻² मीटर। अब वो कहता है बुलेट इमर्जेस विद वेलोसिटी 10% ऑफ इनिशियल। यहां से जब बाहर निकलती है, इमर्जेस का मतलब बाहर निकलती है, तो इसकी वेलोसिटी 10% ऑफ
किसकी? जो यहां से एंटर हुई थी। मैं यहां पे यू ही कह देता हूं, 10% ऑफ यू। क्या कहता है? द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यस, देखिए यहां पे वो काइनेटिक एनर्जी कह रहा है, तो सिंपल सा मैं यहां पे लिखूंगा 1/2 mu², और यहां पे लिखूंगा 10% ऑफ 1/2 mu²। काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कह रहा है वो 10%, तो आपने काइनेटिक एनर्जी को ही लेना है, कभी वेलोसिटी को गलती से मत ले लेना। क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद ही करना। What is the emergent speed? हाँ, यहां से निकलने वाली जो स्पीड है वो तो आपको निकालनी है जी, निकाल के देनी है। निकाल देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप परसेंटेज का खेल तो आपको आता ही होगा, परसेंटेज का खेल आता है तो ठीक है। अब जरा देखते हैं जी क्या करना है, कैसे करना है। आई होप सो क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा, फिर पढ़ लो एक बार। जो भी पैरामीटर्स हम लोगों ने ऊपर से लिखे हैं उन सारे पैरामीटर्स को यहां हमने पहले मेंशन कर दिया, एसआई सिस्टम में ले आए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां निकाल के दे दी, दैट इज 1000 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इमर्जेंट 10% है, तो मैंने 1000 जूल का 10% निकाला, दैट इज 100 जूल। अब सिंपल सा जो फाइनल एनर्जी मेरी है 100 जूल, उसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर मैंने यहां पे प्लेस कर दिया। मैं फिर डायग्राम बनाता हूं कि एंटर करते समय उसकी एनर्जी 1000 जूल, बाहर निकलते समय एनर्जी 100 जूल। वो कह रहा है ना 10%, ठीक है। अब ये जो 10% निकल के आया 100 जूल, इस 100 जूल को मैंने प्लेस कर दिया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, दैट इज 1/2 mv² इक्वल्स टू 100 जूल। अब यहां से आप क्या करोगे? v की वैल्यू निकालोगे। अब v की वैल्यू में क्या आ रहा है? मास आ रहा है, तो भैया मास उसने डायरेक्ट दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज तो आपके पास एक रिलेशन ये भी तो था, 1/2 mu² इक्वल्स टू 1000, ये भी तो था। तो यहां से मास की वैल्यू निकालो और यहां पे डाल दो, तो आपको ये आ जाएगा 63.2 मीटर पर सेकेंड। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं करता नहीं, आपने अगर गलती कर दी तो आंसर आएगा गलत। अब उसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो गलत है नहीं, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन गलत है, लेकिन इंपैक्ट क्या होगा? जहां 4 क्वेश्चंस का आंसर गलत आया, 5वां क्वेश्चन करने का मन नहीं करेगा। इसलिए बच्चों मैथमेटिकल कैलकुलेशन को प्रॉपर एम्फेसाइज करना है आपने, और तरीके से कैलकुलेशन करनी है जिसमें गलती ना हो, एरर फ्री कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। तो ये आ गया मेरा कितना? 63.2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं, तो कंपेरिजन क्या है? क्लियरली द स्पीड रिड्यूसेस नियरली बाय 68% एंड नॉट बाई 90%। देखो एनर्जी यहां पे 90% रिड्यूस हो गई थी, 1000 का क्या हो गया था? 100 हो गया था। लेकिन ये 90% जो एनर्जी में रिडक्शन था वो रिफ्लेक्ट होता है किसमें? हमारा वेलोसिटी में। तो वो हमारा यहाँ पे 63%। अब इस कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेना डियर स्टूडेंट, ये 63 है और यहाँ पे 68 है, तो इनमें कोई एक ही सही होगा। चाहे तो करके देख लेते हैं कितना हो गया? 200, और 200 के आगे और 2 जीरो लगा दो जी, नीचे ये है ना, तो ये हो गया, और 5 से आपने इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 4, ये हो गया 4000। अब 4000 का अगर आप क्या करते हो? स्क्वायर रूट निकालते हो, तो जरा बताओ जल्दी से कितना होगा? करो भाई, करो जल्दी अपनी कॉपी पे। 4000 का स्क्वायर रूट बताओ जरा कितना होगा? तो इस आंसर को यहीं से ही करेक्ट कर देते हैं ना। अब गलती उसने की है टाइपराइटर ने, तो हम क्यों गलती करें? हम थोड़ी ना गलती करेंगे, हमें तो वैल्यू डालनी है। तो 4000 का क्या कर देते हैं जी? स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो दैट इज 63.24। यानी वहां पे जो दे रखा है वो ठीक है, और नीचे जो 68% का कॉन्सेप्ट दे रखा है इसमें मैं सही कर देता हूं, ये टाइपराइटर की गलती है। तो बोलेंगे भैया ऐसी गलतियां मत किया करो, तो दैट इज व्हाट 63% ऑलमोस्ट ऑल अबाउट। तो बच्चों बस आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे की बातें आगे करेंगे। अब आगे इसमें देखते हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल्स और दे रखे हैं। आज मैंने कई सारे न्यूमेरिकल आपको करा दिए हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को होमवर्क में भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप जो है असाइनमेंट की फॉर्म में इन न्यूमेरिकल्स को कीजिएगा, और मेरे को ऐप के अंदर इनकी फोटो डाल दीजिएगा। ऐप के अंदर आप फोटो डालेंगे तो निश्चित रूप से आपको इनको चेक करके मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ऐप के अंदर फोटो डालने में प्रॉब्लम है तो नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा,
ठीक है। वैसे चूंकि ये सारे के सारे सॉल्व हैं तो चेक आप अपने आप से भी कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के किया है कि भैया लॉकडाउन के ड्यूरेशन में या ऑनलाइन क्लासेस के ड्यूरेशन में टीचर की जरूरत कम से कम पड़े। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो यहां निकल के आता है कि कौन सा क्वेश्चन करने से क्या फंडा क्लियर होगा। आपके लिए सारे क्वेश्चन एक जैसे हो सकते हैं या दो कैटेगरी हो सकती हैं, एक आसान एक मुश्किल। लेकिन बच्चों, टीचर के लिए, एक्सपीरियंस टीचर के लिए ये कैटेगरी नहीं होती कि आसान है या मुश्किल है। उसके लिए तो सारे क्वेश्चन आसान है। उसके लिए कैटेगरी ये होती है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से बच्चे को मैं क्या सिखा दूं। तो बच्चों, जो मेन एस्पेक्ट है वो ये है कि जो हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप इनको करेंगे तो आपका फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर आप कोई भी कहीं का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, बाकी जब आप एमसीक्यू वाला सेक्शन जाएंगे तो आपको एमसीक्यू वाले सेक्शन में सारे अनसॉल्व क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो आप चाहें तो उनका वहां से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, चाहे तो वैसे ही सामने मोबाइल रखो। वैसे ही क्यों इको फ्रेंडली आप एनवायरनमेंट को खराब करते हो? अरे भैया मत निकालो प्रिंट आउट, मोबाइल को सामने रख लो या लैपटॉप को सामने रख लो, डेस्कटॉप को सामने रख लो, क्वेश्चन वहां से पढ़ो, कॉपी पेन लो और उसमें छोटा छोटा लिख करके उसका सॉल्यूशन कर लो, सॉल्यूशन करके उस पर टिक लगा लो, टिक लगा करके उसको मेरे को सबमिट कर दो, या तो मैं आंसर दे देता हूं, या जैसे ही हमारा यूनिट कंप्लीट होगा, इसका जो कंप्लीट टेस्ट है, हमारा कंप्लीट टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे या होते हैं, तो 50 क्वेश्चंस का जैसे ही आपको आंसर मिलेगा, उसके बाद इन सब के सॉल्यूशंस मैं आपको ऐप के अंदर ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप उनको चेक कर सकते हैं कि आपने कहां कहां कैसे कैसे गलती कर रखी थी। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। देखिए, काम तो नो डाउट आपको ही करना है, कैसे करना है और क्या करना है, इट विल बी डिसाइडेड बाय एन एक्सपीरियंस्ड टीचर। तो वो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से आपको बेस्ट दे सकूं। बाकी देखो, मेहनत तो आपने करनी है। अब क्वेश्चन कर लिए, आप मेरे को असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हो, आपने क्वेश्चन कर लिए या किए ही नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा? तो भैया, जो बच्चा अपने लिए ईमानदार है वही आगे बढ़ सकता है। मम्मी पापा के लिए ईमानदारी से काम नहीं चलेगा, मेरे लिए ईमानदारी से काम नहीं चलेगा। अपने प्रति ईमानदार रहिए तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्हीं सारी बातों के साथ आज की क्लास को मैं डिस्पर्स करता हूं। थैंक्स अ लॉट।